हेलो स्टूडेंट्स, कैम्ब्रिज कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक चल रहा था लास्ट वो था इवेपोरेशन। तो देखिएगा, इवेपोरेशन को एक बार फिर से अपन समझते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि एक कंटेनर में एक लिक्विड को हमने फिलअप किया हुआ है। मान लीजिए कि इसमें एक लिक्विड है, इस कंटेनर में एक लिक्विड है, ठीक है। देखो, इवेपोरेशन क्या था कि अगर किसी भी लिक्विड की सरफेस से पार्टिकल बिना गर्म किए बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर अपने आप गैस स्टेट में चेंज होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन, ठीक है। तो देखो, ये चेंज क्यों होते हैं, आप देखिए, लिक्विड की अपर सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं जो इसकी सरफेस बना रहे हैं, ऊपर की तरफ जो पार्टिकल है, इनकी काइनेटिक एनर्जी अंदर के पार्टिकल्स से ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब इनका मूवमेंट अंदर वालों से क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका मतलब इनके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दूसरे पार्टिकल के कम है, क्योंकि जो अंदर पार्टिकल होगा उसके ऊपर तो क्या होगा कि सभी तरफ से दूसरे पार्टिकल का फोर्स रहेगा, लेकिन जो सरफेस पे पार्टिकल होंगे उन पर बाहर की तरफ कोई भी फोर्स नहीं है। इसका मतलब ये ज़्यादा मूवेबल है, ठीक है। तो क्या होगा कि रूम टेम्परेचर पर भी इनको इतनी हीट मिल जाती है कि जो वो गैस में चेंज होने लगते हैं, ठीक है। ये गैस स्टेट में आने लगते हैं और इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा था? बताओ, इवेपोरेशन। इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा था यहाँ पर? इवेपोरेशन, ठीक है। अब देखिए, इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनकी अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो फैक्टर है, अपना हेडिंग क्या हुआ यहाँ पर कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। तो देखिएगा, जैसे कि मान लो टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी का दिन है, तो इवेपोरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्यों? अब देखा होगा कि गर्मी के दिन में अगर पानी रखा हुआ है तो वो जल्दी सूख जाता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि जब टेम्परेचर मिलता है ना, तो ये जो पार्टिकल है सरफेस के, इनको हीट मिलती है, इससे इनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है और ये जल्दी ही क्या हुआ कि अंदर के जो फोर्स जिनसे जुड़े हुए हैं उन फोर्स को जल्दी ही तोड़कर जो वो गैस स्टेट में आने लगेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? इवेपोरेशन होगा, ठीक है। और यही रीज़न है कि गर्मी के दिनों में धूप में सुखाए हुए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, छाँव में सुखाए हुए धीरे सूखते हैं। क्यों? क्योंकि धूप में जो है वो टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर इवेपोरेशन क्या होता है? ज़्यादा होता है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। तो पहला था टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन की रेट भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि भाई टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेट भी क्या होगी? यहाँ पर ज़्यादा होगी, ठीक है। तो पहला जो फैक्टर था वो था टेम्परेचर। अब देखिए, दूसरा फैक्टर क्या है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है? तो दूसरा है सरफेस एरिया। दूसरा क्या ले रहा हूँ मैं आपको? सरफेस एरिया, ठीक है। तो देखिएगा, दूसरा जो फैक्टर है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है वो मैं यहाँ ले रहा हूँ सरफेस एरिया। तो अब देखिए, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन भी क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली और टेस्ट ट्यूब में मैंने पानी रख दिया या कोई और लिक्विड रख दिया, ठीक है। ये मैंने टेस्ट ट्यूब में मान लीजिए कि आप तो वाटर ही रख दिया, ठीक है। और इसी वाटर को मैंने क्या किया? इतने ही अमाउंट का मेरे पास वाटर है और उसको मैंने चाइना डिश में रख दिया, है ना। चाइना डिश इस तरह की एक कटोरी नुमा प्याली होती है, इसको हम चाइना डिश बोलते हैं। तो इसी को मैंने क्या किया बताओ? चाइना डिश में रख दिया। उतना ही वाटर है, इधर मैंने इसको चाइना डिश में रखा और इधर मैंने इसको टेस्ट ट्यूब में रखा, ठीक है। तो इसको तो बोलते हैं चाइना डिश और इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं? आप बताओ मुझे, दोनों में मैंने वाटर रखा हुआ है, कौन सा वाटर जल्दी सूखेगा? आप सभी को मालूम है कि ये वाटर है वो जल्दी सूख जाएगा इसके बजाय। क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस का एरिया कम है, इसके सरफेस का एरिया क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। क्यों? सरफेस एरिया ज़्यादा होने से क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं जिनकी वेपर बन रही है, जो इवेपोरेट हो रहे हैं, वो पार्टिकल्स की नंबर क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि एक बड़ी सरफेस में है वो पार्टिकल और यहाँ छोटी सरफेस में पार्टिकल है, तो इन पार्टिकल की नंबर क्या होगी? कम होगी, ठीक है।
तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ फिर से वही फॉर्मूला आ गया कि रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवेपोरेशन जो है वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो फैक्टर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर वो ले रहा हूँ ह्यूमिडिटी। तीसरा फैक्टर ले रहे हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, पहला लिया था हमने टेम्परेचर, दूसरा लिया सरफेस एरिया और तीसरा ले रहा हूँ मैं यहाँ पर ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो बच्चों पहले तो ये समझो कि ह्यूमिडिटी क्या होती है। किसी भी मतलब अपने पास जो एयर है, बाहर एनवायरनमेंट में जो एयर है, उस एयर में वाटर का जो कंटेंट है ना, अमाउंट ऑफ वाटर इन एटमोसफियर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। मतलब वातावरण में जो पानी की मात्रा है, यानी कि वाटर वेपर की जो मात्रा है, वाटर वेपर की जो क्वांटिटी है किसमें, एटमोसफियर में, उसको अपन क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब आप देखो कि रेट ऑफ इवेपोरेशन, यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ कि रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख रहा हूँ मैं, ह्यूमिडिटी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख रहा हूँ मैं, ह्यूमिडिटी। अगर मान लो कि एटमॉस्फेयर में पहले से ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वाटर की वेपर ज़्यादा है, तो वहाँ पर इवेपोरेशन की रेट क्या होगी, वहाँ पर कम होगी। जैसे कि मान लो आपने मान लो कि वहाँ पर बादल छाए हुए हैं और उस बादलों की छाँव में आपने मान लो कि वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो बादलों के दिनों में ह्यूमिडिटी क्या होती है, जनरली ज़्यादा होती है। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उसमें आप कपड़े सुखाएंगे तो वो जल्दी सूखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पहले से ही वाटर वेपर है। अब एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो एक सर्टेन क्वांटिटी में ही वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है। ठीक है, अगर मान लो पहले से ही वाटर वेपर है उसके अंदर और फिर आपने उसमें कपड़े सुखा दिए तो और जो वाटर वेपर जाने वाली है तो एयर तो उतनी वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर पाएगी, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन की रेट क्या होगी, वहाँ पर कम होगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। चौथा देख रहा हूँ मैं, विंड स्पीड। विंड स्पीड, अगर मान लो एयर की स्पीड है ना, हवा की जो स्पीड है वो अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया कि रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बताओ, विंड स्पीड। अगर हवा की स्पीड अगर ज़्यादा है, हवा की स्पीड ज़्यादा है तो क्या होगा, जैसे मान लो कि कुछ भी इवेपोरेट हो रहा है। ठीक है, अगर हवा की स्पीड ज़्यादा है तो जो वेपर बनेगी, इवेपोरेट होने के बाद में जो वेपर बनेगी, हवा क्या करेगी, उसको दूर लेके जाएगी, उसको दूर लेके जाएगी तो फिर से वेपर, यहाँ पर ह्यूमिडिटी कम होगी। ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या होगा, और ज़्यादा होगा। तो विंड स्पीड जितनी ज़्यादा होगी इवेपोरेशन की रेट भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो चार फैक्टर पढ़े अपन ने जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो भी इवेपोरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। और वाइंड स्पीड बढ़ेगी तो भी इवेपोरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो थी इवेपोरेशन की बात। बिल्कुल ही सिंपल सा चैप्टर है बच्चों, बिल्कुल ही सिंपल सा चैप्टर है। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है अपना वो हम ले रहे हैं डिफ्यूजन। अगला टॉपिक क्या ले रहे हैं अपन, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, तो देखिए सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन होता है किसी भी मैटर का दूसरे मैटर में फैलना, किसी भी सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में फैलना, या यूं कह दो कि किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स का दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स में स्प्रेड होना, यानी कि फैलना, उसको अपन क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। ठीक है, सिंपल से एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर वाटर है, इस कंटेनर में क्या लिया हुआ अपन ने, वाटर, और इंक की एक ड्रॉप मैं इसमें डाल देता हूँ। मैंने क्या डाला इसमें बताओ, एक इंक की ड्रॉप, एक इंक की ड्रॉप डाली। ठीक है, तो अगर आपने कांच के गिलास में वाटर लिया हुआ है तो आप इजीली उसको देख सकते हैं। इंक की ड्रॉप देखोगे तो इंक की जो पार्टिकल हैं धीरे धीरे इसके अंदर पूरे में क्या हो जाएंगे बताओ, फैल जाएंगे। तो ये जो इंक के पार्टिकल फैल रहे हैं इसके अंदर, स्प्रेड हो रहे हैं, इसी चीज़ को अपन क्या बोल रहे हैं बताओ, डिफ्यूजन बोल रहे हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि अगर मान लो कि ये मैं ठंडे पानी में डालूंगा तो इंक के पार्टिकल धीरे धीरे फैलेंगे। अगर पानी गर्म हो या इंक की जो ड्रॉप है वो क्या हो बताओ, गर्म हो, तो आप क्या देखोगे, वो बहुत तेज़ी से इसके अंदर फैल जाएगी। गर्म होगी इंक की ड्रॉप तो तेज़ी से फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लो टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, ज़्यादा टेम्परेचर होने से क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। इनके अंदर या इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या हो जाएगी बताओ, स्पीड बढ़ जाएगी। और इसके इंक के पार्टिकल की स्पीड बढ़ गई तो पार्टिकल जल्दी जल्दी फैल जाएंगे, तो उसके क्या होगा, डिफ्यूजन की रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई,
ठीक है। डेफिनेशन मैंने क्या बताई कि किसी भी पार्टिकल, किसी भी सब्सटेंस के फाइन पार्टिकल्स का दूसरे सब्सटेंस के अंदर फैलना, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे बताओ, डिफ्यूजन। स्प्रेडिंग ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगी बताओ, टेम्परेचर के आएगी। टेम्परेचर ज़्यादा है तो डिफ्यूजन की रेट भी क्या होगी, वहाँ पर ज़्यादा होगी। चलिए ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट। ये तो मैंने देखा कि भाई रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होती है, डिफ्यूजन की डेफिनेशन अपन ने देखी, और फिर अपन बात करेंगे कि डिफ्यूजन, पहला अपन बात करते हैं डिफ्यूजन इन गैसेज, डिफ्यूजन इन गैसेज। तो देखो बच्चों, गैस के जो पार्टिकल है आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, तो गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यूँ कह देंगे भाई गैसेज के अंदर डिफ्यूजन की रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो पहला पॉइंट अपन ये आ गया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेज इज वेरी मच, कह सकते हैं अपन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज वेरी मच इन गैसेज। गैसेज में डिफ्यूजन की रेट बहुत ही ज़्यादा होगी क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो जहाँ भी डिफ्यूज होंगे जल्दी जल्दी मूव करके वो डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अगर मैं एग्जांपल से इसको समझाऊँ, ठीक है, तो देखो एक तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक मतलब मैं अगरबत्ती की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो एक रूम के कोने में हमने अगरबत्ती जला दी, ठीक है, आप क्या देखोगे कि धीरे धीरे पूरे रूम में उसकी जो स्मेल है वो फैल जाती है। क्यों? क्योंकि इसके बर्न होने से, जलने से क्या बनती है बताओ, गैस बनती है, और गैस के डिफ्यूजन की रेट क्या है बताओ, ज़्यादा है, तो वो जल्दी ही पूरे रूम में फैल जाएगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल, हम अगरबत्ती का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ये अगरबत्ती हमने जला दी है रूम में, ठीक है, तो क्या होगा कि इसकी जो स्मेल है वो जल्दी ही पूरे रूम में फैल जाएगी, ठीक है। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, अगर मान लो कि एक रूम के कॉर्नर में हमने परफ्यूम की बोतल को खोला, ठीक है, तो आप क्या देखोगे, बोतल को हमने यहाँ खोला है और दूसरे कॉर्नर में खड़ा हुआ जो भी कोई है वो बता देगा आपको कि वहाँ पर परफ्यूम की स्मेल आ रही है। क्यों? क्योंकि परफ्यूम की बोतल में जो गैस निकलती है, ठीक है, तो वो गैस क्या होती है, उसमें डिफ्यूजन की रेट ज़्यादा होती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो वो पूरे रूम में बहुत ही फटाफट से फैल जाएगी, ठीक है। तो दूसरा अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इसका बताओ परफ्यूम का, कि परफ्यूम बहुत जल्दी जल्दी फैल जाता है, डिफ्यूजन की रेट क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये तो अपन ने बात की डिफ्यूजन इन गैसेज। अब मैं बात कर रहा हूँ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। दूसरी मैं बात कर रहा हूँ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। तो देखो स्टूडेंट्स, लिक्विड में डिफ्यूजन की रेट गैस के बजाय क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट, उनकी काइनेटिक एनर्जी गैस से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो लिक्विड में डिफ्यूजन थोड़ा धीरे होगा, ठीक है। अब देखो आप, वैसे भी गैस के पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, तो यहाँ पर अगर दूसरी कोई गैस है तो जल्दी से उस गैप में से दूसरी पूरे में फैल जाएगी, और लिक्विड के पार्टिकल्स में गैप भी क्या होता है, कम होता है, तो डिफ्यूजन की रेट कम होगी। जैसे मान लो एक एग्जांपल तो मैंने दिया इंक वाला, ठीक है, जैसे मान लो ये लिक्विड है, वाटर है मान लीजिए, और उसमें मैंने इंक की ड्रॉप डाली तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वो डिफ्यूज हो जाएगी, लेकिन उतना तेज नहीं होगी जितना तेज गैसेज में हो रही थी। दूसरा एग्जाम्पल, एक तो मैंने इंक और वाटर का एग्जाम्पल लिया, इसका लिया इंक और वाटर का। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिया हुआ है वाटर और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा टुकड़ा डाल देता हूँ, ठीक है, वो सॉलिड है और वाटर क्या है बताओ, लिक्विड है। तो डिफ्यूजन किस में होने वाला है, लिक्विड में होने वाला है, तो लिक्विड में डिफ्यूजन की रेट क्या होगी, कम होगी, गैस से क्या होती है, कम। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, जैसे मान लो ये पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो वॉयलेट कलर का होता है, वैसे सॉलिड स्टेट में क्या होता है, ये वॉयलेट, लेकिन डार्क पिंक सा कलर बनता है जब इसको वाटर में डिजोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि धीरे 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 आप देखोगे डिफ्यूज होते हुए देख सकते हो आप पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में डिफ्यूज होते हुए बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। आप देख रहे हो कि धीरे धीरे पूरा पानी जो है वो लाल होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर। इसी तरह से अगर ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 5H2O, ब्लू विट्रोल को पानी में डालेंगे तो उसको भी अपन धीरे धीरे डिफ्यूज होते हुए देख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, देखो बच्चों तीसरा क्या है,
डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। तो देखो सॉलिड्स में डिफ्यूजन की बात करें तो सॉलिड में डिफ्यूजन की रेट और भी क्या होगी, कम होगी। आप सभी को मालूम है कि सॉलिड के पार्टिकल बहुत ही धीरे धीरे मूव करते हैं। तो सॉलिड के अंदर और पार्टिकल्स के बीच में वैसे भी गैप कम होता है। तो सॉलिड के अंदर अगर डिफ्यूजन की बात करें तो बहुत ही धीरे होगा डिफ्यूजन। जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं, जैसे मान लो कि मैंने ये चौक यहाँ पर बोर्ड के ऊपर एक ब्लैक बोर्ड पे मान लो एक चौक चलाया मैंने, ग्रीन बोर्ड अपना, इस पर चौक चलाया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको इसी वक्त अगर मिटा दूंगा, ठीक है, तो आप देखोगे फिर भी थोड़ा बहुत डिफ्यूजन ही हुआ है, पूरा मिटा नहीं है, ठीक है, क्योंकि थोड़े बहुत पार्टिकल डिफ्यूज हो गए बोर्ड के सरफेस के अंदर। अगर मान लो इसको मैंने यहाँ पर ऐसे चलाने के बाद में एक दिन तक या बहुत लंबे टाइम तक इसको मिटाया नहीं, ठीक है, और फिर मैं इसको मिटाऊंगा तो आप देखोगे कि बहुत मुश्किल से ही मिटेगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जो है वो चौक के जो पार्टिकल हैं वो सरफेस के अंदर, बोर्ड की जो सरफेस है उसके अंदर क्या हो गई, डिफ्यूज हो गए, और अब उनको मिटाना आसान नहीं है, ठीक है। तो फिर से एक बार अपन देखें तो गैसेज में डिफ्यूजन की रेट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। और लिक्विड में और गैस के पार्टिकल्स के बीच में गैप ज़्यादा होता है। लिक्विड में डिफ्यूजन की रेट क्या होती है, कम होती है, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में गैप भी कम होता है। और बच्चों सॉलिड में डिफ्यूजन की रेट बहुत ही कम होती है। तो तीनों में अगर आपको पूछे रेट का ऑर्डर, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसेज में सबसे फास्ट होगा, उसके बाद में किस में आएगा बताओ, लिक्विड में से धीरे होगा, और सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत ही धीरे होगा। तो आप डिफ्यूजन की रेट का ऑर्डर ऐसे लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो डिफ्यूजन का टॉपिक भी बच्चों पूरा हुआ। अपना एक इस चैप्टर का सिर्फ एक टॉपिक यहाँ पर बचा हुआ है और वो है लेटेंट हीट। एक टॉपिक बचा हुआ है और वो क्या है बताओ, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, देखो बच्चों लेटेंट का मतलब है छुपा हुआ, हीट का मतलब हो गया आप जानते ही हैं, ठीक है। तो लेटेंट हीट, छुपी हुई हीट की अपन बात कर रहे हैं। छुपी हुई हीट कैसे, मतलब वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी सब्सटेंस की एक फिजिकल स्टेट से दूसरी फिजिकल स्टेट में चेंज करने में काम आती है और टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं करती है। ध्यान से समझो, आराम से। जैसे मान लीजिए आपके पास में आइस है, क्या हो गया उसमें, बताओ आइस, ठीक है। तो बताओ आइस का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर मान लो इसको हीट दें, ठीक है, तो देखो एक्सपेरिमेंट समझिए आप, आइस को हीट देंगे तो जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाएगी तब तक मेल्टेड आइस जो वाटर बन गया है उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। ये पूरी आइस मेल्ट होने के बाद ही वाटर का टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा, ठीक है। तो मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस है, हम इसको हीट दे रहे हैं तो ये क्या होगी बताओ, पहले ये मेल्ट होगी और मेल्ट होने के बाद क्या बनेगा, इसमें वाटर बनेगा, ठीक है। मेल्ट होने के बाद वाटर बन गया, लेकिन वाटर का टेम्परेचर भी कितना है बताओ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, वाटर का टेम्परेचर भी कितना है बताओ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो हमने हीट दी है उसने टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया है, उसने क्या काम किया है, स्टेट में चेंज किया है। यहाँ पर स्टेट क्या थी बताओ, सॉलिड, और वहाँ पर क्या हो गई, लिक्विड, ठीक है। तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो स्टेट को चेंज करती है, टेम्परेचर नहीं बढ़ाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, ठीक है। समझ गए होंगे आप बिल्कुल आराम से। अब लेटेंट हीट दो टाइप की होती है, एक तो है बच्चों लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये वाली जो बताई है मैंने, एक्चुअल में ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। कैसे, फ्यूजन ही तो हुआ या मेल्टिंग आप कह सकते हो, फ्यूजन हुआ। फ्यूजन में क्या हुआ देखो आप, ये जो सॉलिड बर्फ पहले क्या थी बताओ, सॉलिड थी, और अब क्या हो गया, लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड बनने को भी अपन क्या बोलते हैं, फ्यूजन। तो सॉलिड से लिक्विड बनने को फ्यूजन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में जो हीट लगी, जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, 0 डिग्री की सॉलिड है और लिक्विड भी कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है। तो जितनी भी हीट दी वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने में काम आई है, तो उसको अपन बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो एक्चुअल में इस हीट ने काम किया गया है, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बच्चों जो फोर्स था ना, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स था, बस उस फोर्स को तोड़ा है ना। पार्टिकल को बिल्कुल भी हीट नहीं मिली है, बस फोर्स को तोड़ने में काम आई है वो सारी हीट। तो वो हीट क्या होती है बताओ, लेटेंट हीट होती है। फ्यूजन में हुआ है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और वेपोरेशन में हुआ है तो उसको बोलेंगे दूसरी टाइप क्या होगी बताओ, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो इसको भी मैं एक्सप्लेन करूं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आइस की जगह वाटर है, यहाँ पर क्या है बताओ,
वाटर, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है, कितने डिग्री का है बताओ? 100 डिग्री सेंटीग्रेड का। आप सभी को मालूम है कि 100 डिग्री जब तक टेम्परेचर नहीं होगा तब तक तो उसकी वेपर जो वो गैस में चेंज होगा ही नहीं बॉइलिंग से, ठीक है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है, ठीक है। और यहाँ पर कंटेनर मान लो कि बंद है, कंटेनर क्या है बताओ आपका? बंद है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हीट देंगे तो ये वेपर बनेगी, क्या बनेगी बताओ? वेपर। अब सुनिए ध्यान से आप, वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री है तो उसके बाद जो भी हीट दोगे वो पूरी क्या करेगी? उसको वेपर में चेंज करने में काम आएगी और वेपर का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। ये वाटर वेपर होगी, इसमें क्या है बताओ? वाटर वेपर, वाटर वेपर। उसका टेम्परेचर भी कितना होगा बताओ? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो भी आपने हीट दी है वो लिक्विड स्टेट को वेपर स्टेट में चेंज करने में काम आई है, उसने टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया है। यहाँ का वाटर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का है और ये जो वेपर बनी है ये भी किसकी है बताओ? 100 डिग्री सेंटीग्रेड की है। तो जो भी हीट यहाँ पर दी गई वो लिक्विड से गैस बनाने में काम आ गई। तो ऐसी हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ, देखो लेटेंट लिखना था, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ गए होंगे आप? तो दो टाइप की हुई लेटेंट हीट, ठीक है। तो बच्चों ये जो चैप्टर था हमारा, जो हमारे चारों तरफ के जो मैटर की अपन बात कर रहे थे, वो चैप्टर जो पूरा हुआ, ठीक है। और इसमें ओनली हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ा है। आपने देखा ओनली अपन ने क्या पढ़ा है? सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ा है, इनकी स्टेट चेंज के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और हमारा जो अगला चैप्टर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जहाँ पर हम एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स की वहाँ पर बात करेंगे। धन्यवाद।